हेलो गाइस, दिस इज आश मिश्रा केम विथ माई चैनल योर मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इसमें हम पैथोलॉजी के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके सेकंड पार्ट में हम आते हैं और उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। गाइस, इसमें दिया है कि जो सेल का रिस्पॉन्स होता है जब हम कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेस पुट करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आता है वो बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली सेल क्या परफॉर्म करता है, एक सिंपल फंक्शन जो नैरो रेंज का होता है और उसके कुछ मेटाबॉलिज्म होते हैं और उसके अलॉन्ग विथ कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बताया गया है। अभी क्या होता है, हम कोई भी नॉर्मल जो एक्सटर्नल स्ट्रेस जो पुट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई, तो क्या होता है कुछ चेंजेस आते हैं ताकि वो अपने आप को एडाप्ट कर सके, वो अपने आप को फंक्शन को मेंटेन कर सके। तो उसमें जो चेंजेस आता है वो फिजियोलॉजिकल रहता है। बट लेटर ऑन अगर हम जो एक्सटर्नल स्ट्रेस पुट कर रहे हैं, जो एनवायरमेंटल हो सकता है और कोई और भी हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नली स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, जो चेंजेस क्रिएट करते हैं सेल में। तो अभी ये कंटिन्यू रहा जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है तो वो सेल इंजरी कॉज कर सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो नॉर्मल सेल होता है कि जब कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस पुट करता है तो वो एडप्ट कर लेते हैं अपने आप को, फिजियोलॉजिकल होता है। बट लेटर ऑन अगर ये स्ट्रेस कंटिन्यू रहा तो वो पैथोलॉजिकल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब होता है सेल इंजरी हो सकती है। और ये रिवर्सिबल भी हो सकता है जब हम उसको निकाल दें, प्रॉपर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है, जो स्टिमुलाई है उसको हम निकाल दें तो वो रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो गाइस, इसमें एक और वर्ड है नॉक्सियस स्टिमुलाई। नॉक्सियस स्टिमुलाई मतलब होता है कि हार्मफुल स्टिमुलाई जो नुकसान पहुंचाता है जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में उसको देते हैं। तो उसके बारे में बताया गया है कैसे सेल इंजरी है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। और इरिवर्सिबल में नेक्रोसिस होता है जो सेल डेथ हो जाता है, और नेक्रोसिस में ये भी चीज़ें बताई है कि वो सड़ जाता है। और एपोप्टोसिस में प्रोग्राम सेल डेथ होता है, बाई नेचुरल सेल डेथ होता है। तो इसके बारे में बताया गया है। अब आते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें ना कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ 3 हॉलमार्क दिए हुए हैं, उसके थ्रू ये रिवर्सिबल सेल इंजरी को बताया गया है। इसमें पहला क्या होता है, एटीपी डिप्लीट हो जाती है। अब एटीपी डिप्लीट होता है मेनली कैसे होगा कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, जो फॉस्फेट होता है उसका ऑक्सीडेशन प्रॉपर हो नहीं पाता, उसके थ्रू एटीपी का लेवल गिर जाता है। अलॉन्ग विथ क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम पम्प की एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसके कारण सोडियम का लेवल सेल में बढ़ने लगता है और अलॉन्ग विथ वाटर भी बढ़ जाता है। उससे सेल की स्वेलिंग आ जाती है और लेटर ऑन जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसके अंदर भी अल्टरेशन या चेंजेस हमने दिखने लगते हैं। अब आते हैं बहुत सारे जो मैंने बताया था स्टिमुलाई होते हैं जो चेंजेस प्रोवाइड करते हैं सेल में, वो दिया गया है जिसको हम 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 6 टाइप के हैं। पहला होता है ऑक्सीजन डिप्राइवेशन। इसका मतलब होता है कि हाइपोक्सिया कंडीशन, जो ऑक्सीजन नहीं मिलती है प्रॉपर, तो उसके कारण ये चीज़ें हो जाती है। मेनली ये चीज़ें कब होती है, जब प्रॉपर ऑक्सीजन किसी भी सेल को ना मिले तो उसमें आइसीमिया कंडीशन आती है, तो उसमें सेल डेथ होने लगता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी आर्टरी है वो नैरो हो चुकी है तो वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी, तो उसके कारण जो ऑर्गन होता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसकी साइज़ कम होती जाएगी, एट्रोफी होगा और उससे वो सेल डेथ हो जाएगी या ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। दूसरा होता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में आप देख सकते हैं मैकेनिकल ट्रॉमा या इलेक्ट्रिकल शॉक या कोई भी टेम्परेचर चेंजेस हो जो हाई या लो में हो, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस या रेडिएशन चेंजेस के कारण सेल डेथ हो सकती है या सेल इंजरी हो सकती है। अब आते हैं केमिकल एजेंट और कुछ ड्रग्स। केमिकल एजेंट में आप देख सकते हैं जो ग्लूकोज या सॉल्ट होता है हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन में वो नुकसान प्रोवाइड करता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है जो सेल में वो डीअरेंज हो जाता है, उसके कारण ये चीज़ें आती है। और इसमें एक और चीज़ बताई है कि जो ऑक्सीजन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, उसके कारण वो टॉक्सिक रूप ले लेता है या टॉक्सिसिटी कॉज करता है। और तीसरा होता है कि जो पॉइजन्स होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजन जो स्पेशली आर्सेनिक, साइनाइड या मर्क्यूरिक सॉल्ट होता है वो भी कॉज करते हैं। और इसमें एनवायरमेंटल और एयर पॉल्यूटेंट, इंसेक्टिसाइड, हार्बिसाइड, ये आप देख सकते हैं, इसमें आप नीचे देख सकते हैं कि ये सब भी कॉज करते हैं। चौथा होता है इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एंडोजीनियस एक्सोजीनियस होता है। एंडोजीनियस में क्या होता है कि हमारे जो सेल्फ एंटीजन होते हैं वो अपने ही एंटीबॉडी या उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसके कारण हम ऑटोइम्यून डिजीज़ के से सफ़र करते हैं। और जो एक्सोजीनियस फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं इस चीज़ के लिए, इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन के लिए, मेनली वायरस और एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस होते हैं जो। अब आते हैं जेनेटिक डीअरेंजमेंट। मेनली होता है कि जो क्रोमोसोमल डीअरेंजमेंट होता है उसके कारण मेनली डाउन सिंड्रोम हो जाता है, या अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन के कारण होता है जैसे सिकल सेल एनीमिया। और इसमें प्रोटीन मिसफोल्ड के कारण ये सब जेनेटिक चेंजेज हमें जो भी दिखते हैं जो एंजाइम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के थ्रू होता है, तो ये सब चीज़ें इसी में आती है जेनेटिक डीअरेंजमेंट में, और ये नुकसान करती है सेल इंजरी और सेल डेथ को प्रमोट करती है। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस में प्रोटीन, विटामिन
या कार्बोहाइड्रेट्स के प्रॉपर डेफिशिएंसी या एक्सेसिव के कारण ये चीज़ें हमें देखने मिलती है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा ये सेल्फ इंड्यूस्ड स्टार्वेशन है, इसके थ्रू भी हम सेल डेथ होती है, सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, और ये सब चीज़ें हेल्प करती है इसके प्रोग्रेस को, सेल डेथ या सेल इंजरी को। अब आता है रिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरी में जब मैं बता चुका था कि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें होती है, एटीपी नहीं बन पाती है, और जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो प्रॉपर काम नहीं करता, उसके कारण जो सोडियम का एक्यूमुलेशन होता है सेल में वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण उसको कंपेंसेट करने के लिए वाटर भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है, और उसके कारण सेल स्वेल हो जाता है, और सेल स्वेल के कारण वो बहुत सारी चीज़ें जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें देखने मिलती है। तो इसमें हम देख सकते हैं मेनली सेलुलर स्वेलिंग और फैटी चेंजेस। सेलुलर स्वेलिंग में जो प्रॉपर हीमोस्टासिस होता है वो नहीं हो पाता, उसके कारण ये चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। और दूसरा होता है कि जो पंप होता है, जो मैं बता चुका हूँ सोडियम पोटेशियम पंप होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस ऑर्गेनल्स में मिलती हैं, देखने मिलती हैं। और फैटी चेंजेस, ये दूसरा फैटी चेंजेस में क्या होता है कि प्रॉपर फैट का फैटी चेंजेस में देख सकते हैं कि इसमें हाइपोक्सिक इंजरी के कारण ये फैट के एक्यूमुलेशन होने लगते हैं, ये लिपिड जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में जाके इकट्ठे होने लगते हैं। और इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो हम देख सकते हैं कि सेलुलर स्वेलिंग कैसी होती है, अंदर ही अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल स्वेल हो जाते हैं, और उससे इंजरी बढ़ सकती है और प्रोग्रेस हो सकती है। अब इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन देखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एबनॉर्मल सब्सटेंसेस जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो वेरियस एबनॉर्मल सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, हाइलिन सब्सटेंस हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है, वो जाके सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाना, मेनली साइटोप्लाज्म में या ऑर्गेनल में या न्यूक्लियस में। तो ये बताया गया इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन में। और इसमें मेनली 4 मेन पाथवे होते हैं जो इसको प्रमोट करते हैं। पहला होता है फैटी चेंज इन द लीवर, स्टीएटोसिस। दूसरा होता है कि जो ट्रांसपोर्ट, फोल्डिंग या जो पैकिंग और सिक्रीशन का जो प्रोसेस होता है, जो इसका सीक्वेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिफेक्ट आ जाता है। और तीसरा होता है कि जो एंजाइम की कमी के कारण जो मेटाबोलाइट टूट नहीं पाते हैं, क्योंकि मेटाबोलाइट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम चाहिए जो मिल नहीं पाता, तो उसके कारण प्रॉब्लम होती है। और चौथा होता है कि जो फेगोसाइटोस मटेरियल होता है वो ब्रेक नहीं हो पाता है, वो डिग्रेड नहीं हो पाता, वो बताया गया है। तो आप इस मैकेनिज्म के थ्रू आप देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमें देखने मिली है। जो नॉर्मल सेल है, पहले वाले में देख सकते हैं नॉर्मल सेल, उसमें फैट्स एक्यूमुलेट हो जा रहा है। दूसरे वाले में जो प्रोटीन फोल्डिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। तीसरे वाले में एंजाइम लैग के कारण मेटाबोलाइट ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं। और चौथा होता है कि जो फेगोसाइटोस पार्टिकल्स है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहे, तो वो एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं। अब आते हैं लिपिड एक्यूमुलेशन, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड। इसमें क्या होता है कि जो लिपिड का एक्यूमुलेशन होता है वो ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल एस्टर या फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में एक्यूमुलेट होते हैं। अब इसमें दिया स्टीएटोसिस, इसमें होता है फैटी चेंजेस। अब ये इसमें कि जो चेंजेस हुए हैं, फैटी चेंजेस हुए हैं, वो मेनली लिपिड के एक्यूमुलेशन का हुए हैं, और वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में एक्यूमुलेट हुए हैं जो पैरेन्काइमल सेल्स में दिखते हैं। अब मेनली ये चीज़ें फैटी चेंजेस ये मेनली लीवर में दिखते हैं, क्योंकि लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जो फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और अलॉन्ग विथ हार्ट, मसल और किडनी भी है जो रोल प्ले करते हैं। जो अल्कोहल होते हैं या नॉन अल्कोहलिक डिजीज़ होती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में आता है मेनली, उसको प्रमोट करता है डायबिटीज़ या ओबेसिटी। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर। ये भी एक सेवरल पैथोलॉजिकल प्रोसेस को प्रमोट करते हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, ज़ैंथोमास और कोलेस्टेरोलोसिस, इसको देख सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस में देख सकते हैं कि जो बहुत सारे जो फैट के लोब्यूल्स है या लिपिड वैक्यूल्स हैं, वो जो लार्ज आर्टरीज होती हैं या अओर्टा होता है, उसके अंदर जो स्मूथ मसल सेल्स या मैक्रोफेजेस होते हैं उसके अंदर एक्यूमुलेट होते हैं ये लिपिड वैक्यूल्स। तो वो बताया गया है कि किस फॉर्म में होता है कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर। इसका मतलब ये होता है कि आप समझ लीजिए एक अओर्टा है या लार्ज आर्टरी है, उसके अंदर स्मूथ मसल सेल्स होगी और मैक्रोफेज हो गया, उसके अंदर ये लिपिड वैक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर। अब आते हैं ज़ैंथोमा। ज़ैंथोमा में ये बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेट होना इन मैक्रोफेज एक्वायर्ड और हेरिडिटरी हाइपरलिपिडेमिक स्टेट भी बता सकता है ये। तो देख सकते हैं ज़ैंथोमा के बारे में। कोलेस्टेरोसिस में क्या होता है कि फैट का एक्यूमुलेशन होना इन मैक्रोफेज मेनली होता है इन द लेमिना प्रोप्रिया ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। प्रोटीन के बारे में देख सकते हैं कि जो ये प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होता है सेल्स में ये या साइटोप्लाज्म में, ये मेनली राउंड स्नोफिलिक ड्रॉपलेट या वैक्यूल्स के फॉर्म में होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसका अरेंजमेंट हमें दिखता है एमॉर्फस, फाइब्रिलर या क्रिस्टलाइन के अपीयरेंस में। इसमें देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट्स इन प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल। इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन होती है प्रॉक्सिमल कॉर्निलेटेड ट्यूब्यूल्स में
जो नेफ्रॉन है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। बट ड्यू टू द हैवी प्रोटीन लीकेज के कारण ये एक्सेसिव रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है, इसके कारण जो वेसिकल्स में आ जाती हैं और उसके कारण वो सेल्स में एक्यूमुलेट होती है, साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट होती है। तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं इसका एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोस्केलेटल प्रोटीन। अब ये भी बहुत सारी चीज़ों में एक्यूमुलेट होने लगते हैं धीरे धीरे। अब साइटोस्केलेटल प्रोटीन क्या होती है, मेनली एग्जांपल है इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है जो सेल्स के फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस आते हैं। आप देख सकते हैं केराटिन फिलामेंट, न्यूरोफिलामेंट, डेस्मीन, वाइमेटिन, ग्लियल फिलामेंट, इन सब का अपना अपना रोल होता है। जो केराटिन फिलामेंट होती है और न्यूरोफिलामेंट होता है उनका एक्यूमुलेशन से सेल इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो न्यूरोफाइब्रिलर ट्रायंगल होता है ये मेनली ब्रेन में पाया जाता है और इसे अल्जाइमर डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं एग्रीगेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोटीन। आप इसमें भी देख सकते हैं बहुत सारी जो मिसफोल्ड प्रोटीन होते हैं जो प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हुई जाती है, तो वो भी एक्यूमुलेट होते हैं और उसके कारण प्रोटीन एग्रीगेशन डिजीज़ हो सकती है या फिर उसको बोल सकते हैं प्रोटीनोपैथीज हो सकती हैं। अब आते हैं हाइलिन चेंज। जो हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़े थे कि जो रीएब्जॉर्प्शन ड्रॉपलेट होता है उसके अंदर ये बताया गया है कि ये एक तरीके का इंटरसेलुलर प्रोटीन एक्यूमुलेशन नहीं होता है, बट इसमें हाइलिन का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है। बट एक्स्ट्रा सेलुलर हाइलिन का डिपोजिशन ये इसको एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका प्रॉपर एनालाइजेशन मिला ही नहीं है। केमिकल बेसिस, बायोकेमिकल बेसिस इसका हमें क्लियर ही नहीं है अभी तक। तो आप देख सकते हैं अब इसमें कि इन लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन या ज़्यादा हाइपरटेंशन के कारण या डायबिटीज़ माइलिटिस के कारण जो आर्टीरियल है उनकी दीवारें होती हैं वो हाइलिनाइज हो जाती हैं और उसके अंदर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये चीज़ें डिपॉजिट होने लगती हैं। तो आप देख सकते हैं। अब ग्लाइकोजन में क्या होता है कि जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसका एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब मेनली ये इसका एक्यूमुलेशन होता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब ये मेनली होता है साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, वैक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। और डायबिटीज़ माइलिटिस ये इसका बेस्ट एग्जांपल है जो ग्लाइकोजन या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स में बताया गया है। अब इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो एंजाइम्स होते हैं जो इसके ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं या ग्लूकोज को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, इसमें ये भी देख सकते हैं कि जो एंजाइम के डिफेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके एक्यूमुलेशन से। उसके कारण सेल को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है और सेल डेथ होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। Thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.